हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत आपके अपने आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं बेटा मैथ्स। मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इसकी हमारी ये पांचवा लेक्चर है, जो आज एक के बाद एक और आपका लेक्चर चलने वाला है एचसीएफ और एलसीएम में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आप एचसीएफ और एलसीएम को बहुत कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं, तो फर्स्ट लेक्चर से बिल्कुल लास्ट तक आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पास एचसीएफ और एलसीएम का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप स्टार्टिंग से देख पा रहे हैं। क्योंकि मैं एक क्लास में कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन करवाता हूं और एक चैप्टर की कोशिश करता हूं कि कम से कम 100 प्लस क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है क्या कि चार संख्याओं का अभाज्य गुणनफल विधि से लासा निकालने के क्रम में से लैसा 360 प्राप्त होता है यदि लैसे के पद 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई के हो, तो कह रहे के का मान बताएं। किसका मान बताएं बेटा? के का मान बताएं कि के का क्या हो सकता है। आपको दे रखा लेस है और लेस के प्राइम फैक्टर दे रखे, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप सभी को 360 के प्राइम फैक्टर तो आते होंगे। किस तरीके से? 2 से डिवाइड करेंगे 180, और 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 90, और 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 45, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 15, और 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। आपने देखा कि इसका एलसीएम 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू के बराबर है। ये भी एलसीएम है और जो आपने निकाला ये भी। बेटा 2 3 बार मल्टीप्लाई में है तो 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 2 बार मल्टीप्लाई में है इसीलिए 3 की पावर 2 लिखेंगे, और इंटू 5। आपने देखा ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो सीधा सीधा के का मान कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर है? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने। क्या है क्वेश्चन आपका कि यदि दो व्यंजक, व्यंजक का मतलब कोई भी आपका फंक्शन या फलन दे रखा है इक्वेशन के रूप में, का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ एलसीएम कितना दे रखा है बेटा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा आपका? कितना दे रखा? x प्लस 1। तो ये है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके सबसे पहले तो आपको फैक्टर करने आने चाहिए। अगर फैक्टर करने आने चाहिए तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट की तो पहले आप लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले तो आप इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीखें। तो 8 के ऐसे गुणनखंड करने की जोड़ने घटाने पे आपका 6 आए, तो यहाँ प्लस है तो ऑब्वियस बात है जोड़ने पर, तो 4 दूना 8, और इसे क्या मैं 6 की जगह 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 लिख सकता हूं बेटा। जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 4, और यहां से 2 कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 4। दोनों से अब x प्लस 4 कॉमन आ गया तो आपने देखा x प्लस के 2। तो आपका जो एलसीएम आया, क्या आया बेटा? एलसीएम जो आया उसके फैक्टर आपने क्या करे? x प्लस 4 और x प्लस 2। देखिएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं, 4 दूना 8 और ये सारे प्लस में, तो x प्लस 4 x प्लस 2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और एचसीएफ कितना दे रखा बेटा आपको? x प्लस 1 दे रखा। तो कहा गया यदि इसमें से एक व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो बताएं दूसरा व्यंजक क्या होगा। तो बेटा मान लेते हैं कि जो a की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2 है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 2 और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 जा 2, तो इसके जब फैक्टर करोगे तो x प्लस 1 और x प्लस की कितना आएगा बेटा? 2 आ जाएगा। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? कि दो व्यंजकों का गुणनफल सदैव उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप जानते हैं क्या कि a इंटू बी सदैव बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। एक कितना निकाला बेटा आपने? x प्लस 1, एक्स प्लस के 2, और h कितना दे रखा? x प्लस के 1। एलसीएम कितना निकाला बेटा आपने? x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस के 4। आपको b चाहिए तो b मल्टीप्लाई में ये सही रहने वाला है, x प्लस 1 से x प्लस 1, x प्लस 2 से x प्लस 2, तो b कितना निकल के आ गया बेटा? x प्लस 4 के बराबर आ गया।
किसके बराबर आ गया, x प्लस 4 के बराबर आ गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या बिल्कुल क्लियर है? अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी हर समस्या को सॉल्व किया जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन बेटा आपका कि यदि x माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4px माइनस 11p का गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करो। आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि अगर कोई भी फैक्टर दूसरे का यानी व्यंजक का फैक्टर होगा तो उसे सेटिस्फाई जरूर करेगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ नहीं करना बेटा, इस वैल्यू को इक्वल टू 0 ले जाएं तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इससे 0। क्यों फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई बेटा, 3। x अगर ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां आपको x दिखाई दे उसकी जगह आपको क्या रखना बेटा, 3 रख देना है। जैसे आपने देखा कि 3 का स्क्वायर प्लस के 4p इंटू 3 माइनस के 11p इक्वल टू 0। क्योंकि बेटा x बराबर 3 रखने पर ये इसका फैक्टर है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 तिया 12p और ये आ गया माइनस 11p इक्वल टू 0। 12 में से 11 गए तो 9 प्लस के p इक्वल टू 0, तो p डेफिनेटली कितना आ गया बेटा, माइनस के 9 आ गया। अर्थात ए पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपसे कि यदि 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 13xy स्क्वायर प्लस के 10y क्यूब को x माइनस 2y से भाग किया जाए तो बताएं शेषफल क्या होगा। एक तो आप भाग कर दीजिए, नहीं तो आपको सिर्फ शेषफल से मतलब है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, क्या करना है आपको, 2x स्क्वायर वाई माइनस के 13xy स्क्वायर प्लस के 10y क्यूब। आपसे ये कहा गया किससे भाग देना है बेटा, x माइनस 2y से भाग देना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसे 0 के बराबर रखें और x बराबर क्या निकाल लें, 2y। या तो x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें और इसमें रख दे। जो भी वैल्यू आएगी वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x के प्लेस पर क्या रखना है बेटा, 2y रखना है और इसका क्यू करेंगे माइनस 2 इंटू 2y का स्क्वायर इंटू वाई माइनस 13 x की जगह 2y इंटू वाई प्लस के 10y क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 होता है और y का क्यूब करेंगे तो y रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 होता है और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इंटू वाई माइनस 13 दूना 26, 13 दूना 26। बेटा y स्क्वायर है तो साथ में आप y स्क्वायर रखें तो 26y क्यूब मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और ये प्लस के 3 यानी 10y की पावर 3। 8 या 24 और 4 दूना 8, ये माइनस का, परंतु ये दोनों प्लस के 24 और 10 कितना होगा 34। क्योंकि यहां भी पावर 3 है और यहां भी पावर 3 है। तो आपने कहा 34y क्यूब माइनस 8 दूना 16 y क्यूब और 16 और सॉरी 4 दूना 8 और 8 और 16 कितना होता है बेटा, 34y क्यूब होता है। ये इससे कैंसिल हो गया अर्थात 0।
इसका मतलब शेषफल नहीं बचता है, x माइनस 2y से ये पूर्णतः डिवाइड होता है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या? ये बेटा अलजेब्रा का पार्ट होता है, परंतु एचसीएफ और एलसीएम पर डायरेक्ट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए मुझे करवाने की जरूरत पड़ रही है। मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नया आ जाए और आप ना कर पाए। मैं ऐसा कोई टाइप नहीं छोड़ूंगा आपके लिए जिससे आपको कोई दिक्कत हो। आप बस स्टार्टिंग से लेकर लगातार आप लगे रहें, बने रहें हमारे साथ, आपको 100% फायदा होगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं आपको। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका कि ए क्यू बी माइनस ए बी का क्यू, एक तो ये है आपका ए क्यू बी माइनस ए बी का क्यू। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो ध्यान से देखें, यहां से ए और यहां से बी दोनों से कॉमन है, तो आप देख पा रहे होंगे जब एक ए बाहर निकाल दिया तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, बी बाहर आ गया तो बी तो बचना नहीं है, यहाँ ए बाहर आ गया, एक बी बाहर आ गया, तो कितना बचा? बी स्क्वायर। अब आप जानते हैं बेटा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जब मैं आपको सरलीकरण में पढ़ा रहा था तो वहां पर फॉर्मूला बताया था कि अगर कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसका मतलब होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो आपने पहला जो व्यंजक दे रखा था उसके गुणनखंड कर लिए। अब दूसरा व्यंजक आपके सामने है कितना बेटा? ए क्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप ध्यान दें कि दोनों से आपका क्या कॉमन है बेटा? यहां पर ऐसा कर लेना बेटा, बी क्यू होगा, ये गलती से ये लिखा गया है। अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है बेटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहां सिर्फ ए बचना है और यहां क्या बचना है बेटा? आपका बी बचना है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? बी क्यू हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो आप देख पा रहे होंगे ए प्लस बी आ गया। अब तीसरा व्यंजक हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपके स्मॉलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, तो ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है बेटा? इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है। और मैंने आपको बोला था कि जब किसी संख्याओं के प्राइम फैक्टर देते हैं तो आपको सभी से मैक्सिमम पावर निकालनी होती है। तो पहले में ए की मैक्सिमम पावर 1 है, दूसरे में ए स्क्वायर है और तीसरे में कितनी है बेटा? ए है। तो मैक्सिमम पावर लेंगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा। फिर बी देखेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ आपने देखा ए माइनस बी है, यहाँ आपका ए माइनस बी नहीं है तो ए माइनस बी लिखेंगे पहले, और इन सभी में आपका ए प्लस बी है तो ये भी आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि a माइनस बी ए प्लस बी किसका काम करता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम करता है। तो अब देखें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका आंसर है। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा जो ए पार्ट है वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप फैक्टर या कॉमन लेना जानते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन में गलती होने की कोई चांसेस नहीं होते। बस आपको बेसिक सा नॉलेज आना चाहिए और अगर आता है तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा गया। आपके दो व्यंजक दे रखे, कौन कौन से? एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और दूसरा व्यंजक है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6 का क्या निकालना है बेटा? आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम आप तब निकाल पाएंगे जब इसके आप फैक्टर कर पाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मैंने बोला था 3 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का सबसे पहला तो आपको करना है बेटा मल्टीप्लाई। तो 3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 3 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने पर 4 आए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 3 एकम 3 और 3 में जैसे आपने 1 जोड़ा तो आपका फैक्टर हो जाएगा 4 का। तो एक्स स्क्वायर इसके अंदर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस के 3, इन दोनों से आपका x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 3 और यहां से माइनस 1 कॉमन दिख रहा है तो आप ये कहेंगे x माइनस 3। दोनों से कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा और यहां बचा बेटा x माइनस 1। तो इसके फैक्टर तो आपने आराम से कर लिए। अब आपका दूसरा व्यंजक है कितना बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6। आपको क्या करना है? इसके भी फैक्टर करने हैं। तो 6 के ऐसे गुणनखंड करने कि जोड़ने घटाने पर 5 आए। तो आप जानते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे तो 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 5 आएगा। तो क्या मैं इस 5 को 3 प्लस के 2 लिख सकता हूं क्या बेटा? जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x माइनस 2x प्लस 6
दोनों से आपका x कॉमन है तो x माइनस 3, यहां से माइनस के 2 कॉमन है तो x माइनस 3। अब इन दोनों से x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। अब आपका पहला व्यंजक ये हो गया, इसके फैक्टर ये हैं, और दूसरा व्यंजक ये है, इसके फैक्टर आपके ये हैं। आपको क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आपने देखा यहाँ x माइनस 3 है, यहाँ x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 निकल के आ गया। यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ नहीं है, तो आपने कहा होगा कि x माइनस 1 भी आ जाएगा। फिर यहाँ x माइनस 2 है और यहाँ x माइनस 2 नहीं है, तो आपका यही तो एलसीएम हो गया। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, कहने का मतलब अगर प्राइम फैक्टर आ जाते हैं तो सभी मैक्सिमम पावर और कोई भी फैक्टर बचना नहीं चाहिए, तो ये एलसीएम। अब देखते हैं ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपका आंसर है। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको वन बाय वन क्लियर हो रही हैं? आपके लिए ये नया है क्योंकि बेटा ये पूरा टेक्निकल यानी 10th क्लास की चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। फिर भी मैं बहुत आपका डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्टकट तो बिल्कुल जा नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये चीजें नहीं है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है क्या कि x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एचसीएफ और एलसीएफ। अब इस बार इन्होंने दोनों चीजें पूछ ली, एक x माइनस 2 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है और दूसरा क्या है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको क्या मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा? तो आप जानते होंगे कि एक बार प्लस में लिखा जाएगा और एक बार किस में लिखा जाएगा बेटा? माइनस में लिखा जाएगा। अब एचसीएफ क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर, और दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? x माइनस 2 का कॉमन फैक्टर है। किसका है? x माइनस 2 का कॉमन फैक्टर है। और एलसीएम आप सभी लोग जानते हैं कि एलसीएम क्या होगा बेटा? दोनों आपकी संख्याएं, कहने का मतलब x माइनस 2 और x प्लस 2, जब इसे आप सॉल्व कर पा रहे होंगे तो x स्क्वायर माइनस के 4 आ जाएगा। अब आप लोग ही बताएं, एचसीएफ x माइनस 2 हो गया और एलसीएम हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आपको दिख रहा होगा कि जो डी ऑप्शन है यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक की सारी बातें वन बाई वन आपको क्लियर हो रही है? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है जो प्योरली लैंग्वेज पर बेस है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उलझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की जरूरत है। कहा गया कि जब किसी पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 आता है। जब उसी को किसको k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 आता है। बेटा शेषफल 0 आता है, इससे क्या मतलब है कि वह संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड है। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिसके लास्ट में या तो 0 आता है या 1 आता है, वो संख्याएं हमेशा ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 आता है या 5 आता है, तो वो सभी संख्याएं 5 से डिवाइड होती हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 1 जोड़ू तो इकाई अंक या तो 0 हो जाए या आपका क्या हो जाए? आपका 5 हो जाए। तो आपको दिख रहा है अगर मैंने इसमें 1 जोड़ा तो 63 ना तो 0 बना और ना 5 बना। 63 64 हो गया, ना 0 बना ना 5। जैसे ही मैं 34 पर आया तो 34 प्लस 1 कितना आ गया बेटा? 35, और 35 मेरा 5 से डिवाइड हो गया, इसलिए मेरा यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं तो शेषफल 1 आएगा। जी बिल्कुल आएगा बेटा, आप 3 से डिवाइड करके तो देखें 34 को, तो 3 एकम 3, अंक उतारेंगे 4 का, 3 एकम 3, शेषफल कितना आया बेटा? 1 आया। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर थोड़ा सा आपने सोच लिया तो क्वेश्चन आपका एकदम सॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका कि यदि एक विद्यार्थी को 6 वर्षों में 324 पेंसिल की जरूरत पड़ती है। बेटा आपसे पूछा गया कि एक विद्यार्थी को 6 वर्ष में पड़ती है बराबर 324 पेंसिल, तो मुझे ये बताओ कि उस विद्यार्थी को एक वर्ष में कितनी पेंसिल की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहेंगे 324 डिवाइडेड बाई 6, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, यानी एक वर्ष में पढ़नी है उसे 54 पेंसिल की जरूरत। फिर आपसे पूछा गया कि बताएं
14 वर्षों में कितने दर्जन पेंसिल की जरूरत पड़ेगी? तो एक वर्ष में इतना, तो 14 वर्ष में पड़ेगी बराबर 14 इंटू 54। अब आपने देखा होगा कि ये बेटा पेंसिलों की संख्या आ गई। किसकी संख्या आ गई? पेंसिल की संख्या आ गई। अब आपसे पूछा आंसर किसमें? दर्जन में। किसमें पूछा बेटा? दर्जन में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर पेंसिलों की संख्या को मुझे दर्जन में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली किससे डिवाइड करना होगा? 12 से डिवाइड करना होगा। तो 6 दूना 12 और 9 छक 54, 2 से इसको कट करेंगे 7, तो 9 सत्ते 63। कितने दर्जन पेंसिल की जरूरत पड़ेगी बेटा? 63 दर्जन की पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या यहां तक के सारी चीजें आपको वन बाय वन क्लियर हो रही? चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अगर आप फैक्टर करना जानते हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। एक्स क्यूब 8 को क्या मैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं? अब आप जानते होंगे बेटा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो x की जगह a काम करेगा और 2 की जगह आपका b काम करेगा। तो x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। तो आपने इसके फैक्टर करे, ये आ गया। दूसरा सिंपल सा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बेटा 6 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने पर आपका कितना है? 5 आए। तो 3 दूना 6, 3 प्लस के 2, अर्थात आप लिखने वाले हैं x प्लस 3 और x प्लस के 2। अब तीसरी संख्या है हमारी क्या बेटा कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। आप इन दोनों संख्याओं में देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर कॉमन है तो x प्लस 2, और इन दोनों में देख पा रहे होंगे कि 4 कॉमन है तो x प्लस 2। अब आपको दिख रहा है कि x प्लस 2 यहां से, तो यहां बचा आपका एक्स स्क्वायर और क्या बचा बेटा? प्लस के 4। तो जब आपने एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के फैक्टर करे तो निकल के आया x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपको निकालना क्या है बेटा? आपको निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ क्या होता है? तीनों में कॉमन फैक्टर। क्या बेटा? तीनों में कॉमन फैक्टर। तो तीनों में कॉमन फैक्टर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा बेटा x प्लस 2, एक्स प्लस 2 और x प्लस 2। तो यही तो मेरा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, यानी x प्लस 2। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपकी वन बाय वन क्लियर हो रही है? चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान देना, क्या है क्वेश्चन आपके सामने? कहा गया यदि p बराबर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और q बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और r बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 2, तो आपको इन तीनों का, किसका? p का, q का, r का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास इनका कॉमन फैक्टर हो, यानी आपके क्या हो? फैक्टर कर पाएंगे। तो बेटा आपको मैंने बोला था कि कांस्टेंट टर्म और आपके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 12 के ऐसे फैक्टर करने की घटाने पर क्या आया बेटा? 1 आए। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब आप p को सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर, इस 1 की जगह लिखा मैंने 4 माइनस 3x माइनस 6। इसको जब फाइनली आपने सॉल्व करा तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 6। दोनों से बेटा क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 2x, तो x माइनस 2, और यहां से प्लस 3 कॉमन लेके आ लेंगे तो x माइनस के 2, तो x माइनस 2 यहां हो गया और 2x प्लस के 3 यहां हो गया। तो आपने देखा कि जब इसके फैक्टर करे तो ये निकल के आया x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x प्लस के 3। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो देखें 4 दूना 8 और 4 में से 2 जाएगा, तो ये बनेगा बेटा आपका क्या? x माइनस 2 और x माइनस के आपका क्या बेटा? x माइनस 2 और x प्लस के आपका 4। क्या बनेगा? x माइनस 2 और x प्लस के क्या बनेगा आपका बेटा? 4 बनेगा। तब जाके आपका क्या होगा? आंसर आएगा 4x माइनस 8 और 2x। ठीक है बेटा, ये आपके फैक्टर हो गए। अब आपने देखा कि 3x स्क्वायर माइनस ये, तो 3 दूना 6,
और 6 के ऐसे फैक्टर करने के जोड़ने घटाने पर कितना आए बेटा 7 आए। तो जब आप r को सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 6 प्लस के 1 x और ये प्लस के 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस के 2 दोनों से कॉमन करेंगे तो 3x x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 और 3x माइनस के 1 बन गया। तो आपने देखा कि इसके फैक्टर x माइनस 2 और 3x माइनस 1 बन गया। क्या निकालना है बेटा SCF, और SCF क्या कहता है कि तीनों का कॉमन फैक्टर क्या है, तीनों का क्या कॉमन फैक्टर है बेटा x माइनस 2, अर्थात सी पार्ट आपका आंसर हो गया। अगर यहां तक कि आपकी सारी बातें क्लियर है, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समझ में आ रहा है तब भी और नहीं भी आ रहा है तब भी हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है, क्या है, पूरा लॉजिकल बेस है। क्या है क्वेश्चन, यदि P और Q का मैस है, मैस का मतलब SCF क्या हो, x हो, और Q बराबर x इंटू वाई हो, तो कह रहे P और Q का लासा क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा कि लैसे का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त, अर्थात आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल सदैव उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपकी दो संख्याएं बेटा, एक संख्या p है और दूसरी संख्या क्या है बेटा q है, और इनका एचसीएफ कितना दे रखा x, और निकालना क्या है बेटा आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू आप ये कह सकते हैं क्या, p इंटू क्यू अपॉन एक्स। P तो बेटा P है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, परंतु Q बराबर दे रखा है इन्होंने x इंटू वाई, और नीचे क्या है बेटा x है। तो आप देख पा रहे होंगे कि x x से कट गया तो क्या बच गया आपका पी वाई। क्या कोई ऑप्शन है, हाँ जी ऑप्शन है डी पार्ट। यही तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दे कुछ भी नहीं रखा और पूछा सब कुछ है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है। इस टाइप के क्वेश्चनों में दिक्कत बिल्कुल नहीं होती है। आपसे ये कहा गया कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, तो अधिकतम की जहां बात आती है तो मैंने आपसे कहा एचसीएफ निकालना है। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जो एन क्यू माइनस एन, एन क्यू माइनस एन और ब्रैकेट में एन माइनस टू, एन क्यू माइनस एन ब्रैकेट में n माइनस टू की तरह प्रत्येक संख्या को विभाजित करती है। परंतु यहां पर कहा कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है जो आपकी 2 से अधिक है। अगर बेटा n आपका 2 से अधिक है तो अर्थात कहां से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 कुछ भी रखें, परंतु मुझे अधिकतम की बात करनी है तो छोटी से छोटी संख्या निकालनी होगी। जब n बराबर में 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 3 माइनस के 2, 3 का क्यूब आपका 27, 27 माइनस 3 और यहाँ 1, और 27 माइनस 3 कितना होता है बेटा 24, अर्थात यही तो आपकी क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये 24 वह अधिकतम संख्या है जो इस फॉर्म के सभी संख्याओं को कट कर रही होगी। चाहे कोई सी n बराबर 4 रखें तब भी, n बराबर 5 रखें तब भी, कोई भी संख्या निकालो 24 से हमेशा कट होगी, हमेशा डिवाइड होगी। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर और बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज कर दी मैंने। कहा क्या कहा गया कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n n प्लस 1 n प्लस 2 किस महत्तम संख्या से विभाजित है। तो n एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं बेटा 1 2 3 4। अब महत्तम की बात कर रहे हैं तो आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, अर्थात n प्लस 2। तो n बराबर क्या रख दें आप बेटा 1 रख दें। जैसे आपने 1 रखा, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3, तीनों की मल्टीप्लाई करवाओगे तो 6। 6 वह महत्तम संख्या है जो n की वैल्यू कुछ भी रखें जो हमेशा डिवाइड होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके बोर्ड पर क्या है क्वेश्चन आपका कि एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ है। वह तीनों छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है,
इस बात की गणना करना है। अब जब क्वेश्चन बच्चे पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में ये नहीं समझ पाते हैं कि हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो मैं आप लोगों को एक बात याद दिला दूं बेटा, कहा गया कि इन टुकड़ों को बराबर लंबाई में काटना है, ना कि इनसे किसी को काटना है। इस बात पर विशेष चर्चा करें। मैंने कहा इन लंबाई को बराबर काटना है। तो बराबर ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं को बराबर डिवाइड करती है? जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा निकालना होता है बेटा एचसीएफ। तो आप क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का जैसे ही आपने एचसीएफ निकाला तो आपके दिमाग में तुरंत कितना आएगा, 5। 5 ऐसी संख्या है जो 10 को भी कट करती है, 15 को भी कट करती है, 20 को भी कट करती है। अगर मैंने पैमाने लिया 5 मीटर लंबाई का और इनसे टुकड़ों की काटने की कोशिश करा, तो बताओ 10 मीटर लंबाई से कितने टुकड़े काट सकता हूं मैं, 2 टुकड़े काट सकता हूं। 15 मीटर की लंबाई से कितने टुकड़े कट कर सकता हूं, 3 कट कर सकता हूं। और जैसे ही मैं 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 टुकड़े। तो टोटल कितने टुकड़े हो गए, 4, 4 और 2 6 और 6 और 3 9, अर्थात सी पार्ट आपका आंसर आ गया। तो याद रखें बेटा, कम से कम कितने टुकड़े, याद रखना कम से कम में आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर ने एलसीएम बताया था, नहीं बेटा कंडीशन आपको दिमाग में याद रखना। इन टुकड़ों को काटना है और टुकड़े तभी बराबर कट सकते हैं जब इनका एचसीएफ होगा। तो याद रखना एचसीएफ निकालना, फिर इन टुकड़ों को आप अलग अलग डिवाइड कर दें तो आपके टोटल नंबर ऑफ टुकड़े आ जाएंगे। अर्थात आप कह सकते हैं कि 2 + 3 + के 4 किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा क्या है आपके क्वेश्चन, एक बोर्ड पर वही क्वेश्चन है, बस संख्याओं को चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा। क्या है क्वेश्चन, आप पेन पेपर उठाएं, खुद से करें, ज्यादा अच्छा होगा। जितना आप खुद सॉल्व करेंगे उतना ही आपके दिमाग में भरेगा और कहां आप गलतियां करते हैं वो भी आपकी सुधर जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या है बेटा आपके सामने कि धातु की 4 छड़ों की लंबाई 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर है। इन्हें बराबर लंबाई से जितना अधिक से अधिक हो सके वो आपको काटना है। इन्हें काटना, ना कि इनसे काटना, इस बात को याद रखें। इन्हें काटना तो हमेशा याद रखना क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। तो आप देख पा रहे होंगे 78, 104, 117 और 169 सारी ही संख्याएं 13 के अपवर्त हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि एचसीएफ इनका कितना होगा बेटा, 13 हो सकता है। अब आपको टुकड़ों की संख्या चाहिए तो बेटा 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से 6 टुकड़े आ जाएंगे और 13 से डिवाइड करेंगे तो यहां से 8 टुकड़े आ जाएंगे और 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 नंबर 117 और यहां 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा। 6, 8 6 14, 9 4 13 23 और 23 और 13 कितना हो जाएगा बेटा, 6 अर्थात 36। कितने टुकड़े कटेंगे बेटा, अधिकतम 36 टुकड़े बनेंगे। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक जबरदस्त क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे मात खा जाते हैं। तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपसे ये कहा गया कि एक आपका क्या है, इतने मीटर लंबा 15.17 मीटर, या इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूं तो इतने सेंटीमीटर लंबाई, 909.2 मीटर आपका चौड़ा या इतने सेंटीमीटर आपका चौड़ा। अब आपसे कहा चौड़े आकार का फर्श है, ये क्या है बेटा आपका फर्श है। इस फर्श में आपको कम से कम कितनी वर्गाकार, कौन सी बेटा, वर्गाकार। अब वर्ग इसका मतलब ऐसी टाइल्स बिछाना है जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो बेटा, बराबर हो। तो मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो मैं ये कहूंगा कि इन दोनों संख्याओं को बराबर कट करना है। अर्थात क्या चाहिए मुझे, एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ जो होगा इस वर्गाकार टाइल्स का क्या हो जाएगी बेटा, लंबाई या चौड़ाई। क्यों, क्योंकि वर्ग है तो जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी। तो आपको सबसे पहले तो 902 और 1517 का क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ।
तो 902 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 615। और 615 से जैसे ही आपने 902 को डिवाइड करा कितने बार चला गया बेटा? एक बार। तो यहाँ कितना बच गया? 7 और यहाँ बच गया आपका 2 और 2 का मतलब क्या है? 8 और यहाँ पर कितना आ गया बेटा आपका? 6 7 7 का मतलब 287 और 287 से जब आप 615 को डिवाइड करेंगे तो कितना? 2 दूना 4, 2 तिया 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार गया, 7 दूना 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17 और आपका 2 दूना 4 और 1 5। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 7 4 11, कितना आ गया बेटा? 41। और 41 से जैसे ही आपने 287 को डिवाइड करा सीधा सीधा 7 बार चला गया, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि 41 ही आपकी वर्ग की क्या है बेटा? भुजा है और यही आपकी लंबाई है। अब आपसे ये नहीं पूछा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, कहा गया कि कम से कम कितनी टाइल्सों की संख्या। जब भी बेटा आपको टाइल्सों की संख्या निकालनी हो, किसके? टाइलों की संख्या या टाइल्सों की संख्या, तो आप कहेंगे इस आयताकार फर्श का क्षेत्रफल अपॉन एक किसका? टाइल्स का क्षेत्रफल। और टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा इंटू भुजा। अब आप इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे तो सबसे पहले आप 41 से किसको डिवाइड करें बेटा? 1517 को डिवाइड करें तो कितने बार जाएगा आपका? 3 बार चला जाएगा। तो 4 तिया 12, यहाँ 8 और यहाँ कितना बचेगा आपका? 3 2 और कितने बार चला गया? 7 बार। तो यहाँ से तो आ गया आपका 37। 41 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे कि 41 को बेटा 902 से डिवाइड करेंगे तो 41 दूना 82, कितना बचा? 8, कितना बच गया बेटा? 22 और 22 सत्ते 114, अर्थात आपका कितना आ गया? 4 हाथ से लगी आपकी 11 और 22 तिया 63 और 63 और 11 3 और 1 4, कितना बेटा? लगभग आपका 22 सत्ते 7 दूना 14 154, आपका एलसीएम कितना आएगा? 15। तो 5 3 8 और 6 और 1 7, 784। गलती में कहीं कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, फिर 2 से कट करेंगे तो 4 और ये 7, तो 4 7 4 11, कितना आ जाएगा बेटा? 814। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है? चीजों को एलिमिनेट करना सीखना है। अगर सीख गए तो क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। तो आशा करता हूं यहां तक कि आपकी सारी चीजें 1 बाय 1 आपके क्लियर हो गई। देखते हैं जरा। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि वर्गाकार टाइलों की कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 16 मीटर 58 सेंटीमीटर लंबे तथा 8 मीटर तथा 32 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श को पूरा पूरा ढका जा सकता है। पूरा पूरा ढका जा सकता है, बिल्कुल आपका पिछले वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले पेन और पेपर उठाएं और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि लंबाई 16 मीटर 58 सेंटीमीटर, तो क्या मैं इसे 1658 सेंटीमीटर लिख सकता हूं? 8 मीटर 32 सेंटीमीटर अर्थात 832 सेंटीमीटर निकाल सकता हूं। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना बेटा? एचसीएफ निकालना। जो एचसीएफ होगी वही वर्गाकार टाइल्स की लंबाई है। तो बेटा जब इसका और इसका एचसीएफ निकालोगे तो कितना निकल के आएगा आपका? 2 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 2। आपको चाहिए क्या बेटा? टाइल्सों की संख्या। क्या चाहिए आपको? टाइलों की संख्या। क्या आएगी बेटा? टाइलों की संख्या। और मैंने एचसीएफ निकालना आपको बताया बेटा, डिवीजन मेथड लगाएं, आप कॉमन मेथड लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं। टाइलों की संख्या, पूरे कमरे का क्षेत्रफल यानी 1658 मल्टीप्लाई बाई 832 डिवाइडेड बाई एक टाइल्स का क्षेत्रफल और एक टाइल्स का आपका क्षेत्रफल। 2 से इसको कट करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 नम 18 और 2 से इसको कट करेंगे 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छक 12। जैसे आपने बेटा 9 की मल्टीप्लाई 6 से करी, 9 छक 54, इकाई अंक 4 आया और इकाई अंक एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई अंक 4 है। क्या यहां तक की सारी चीजें 1 बाय 1 आपको क्लियर हो रही? चलते हैं बेटा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है। क्या है? कि दो संख्याओं के भाग विधि से, दो संख्याओं के भाग विधि से में से निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 12 आता है। क्या दे रखा बेटा? कि अंतिम भाजक का आता है आपका 12 आता है तथा ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः 3, 2 और 3 आता है। तो वे संख्याएं क्या है? बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन है
जब जनरली किसी स्टूडेंट के सामने आते हैं तो वो चौंक जाता है, थोड़ी देर सोचने पर मजबूर कर देता है। ये उस लेवल के क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था भाग विधि के द्वारा, तो आप कैसे करते हैं? एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन से करें, दूसरा तरीका है आप जो संख्याएं दे रखी उस हिसाब से करें। आप जानते हैं कि दो संख्याएं ए और बी का जब एचसीएफ निकालते हैं तो इनमें से एक संख्या छोटी होती है और एक संख्या बड़ी होती है। मान लेते हैं ए से मुझे डिवाइड करना है किसको बेटा? बी से। अगर मैंने ए से बी को डिवाइड करा तो कितने बार गया होगा? पहला भाजक है आपका 3 बार। तो अब 3 बार गया होगा तो कुछ तो रिमाइंडर होगा। जो रिमाइंडर आता है उससे मैं किसको डिवाइड करता हूं? ए को। तो दूसरा भाजक क्या होता है बेटा? 2 होता है। तो रिमाइंडर क्या आता है? R2 आता है। अब रिमाइंडर क्या आता है बेटा आपका? R2 आता है। इस R2 से मैं डिवाइड करूंगा किसको बेटा? इस R1 को। इस R1 को तो कितना जाता है? 3 बार जाता है। अब 3 बार जाता है तो इसका मतलब अंतिम भाजक जो होगा वही तो मेरा क्या होगा बेटा? 12 होगा। वही तो मेरा क्या होगा? 12 हो गया। अब 12 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा? 0। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा अंतिम भाजक मेरा 12 है। तो आप जानते हैं क्या कि भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल और प्लस के क्या होता है बेटा? शेषफल होता है। अगर मुझे यहां से R1 की वैल्यू निकालनी है तो आप कहेंगे 12 इंटू 3 प्लस के 0 अर्थात 12 या 36। तो ये मेरा निकल के आएगा क्या बेटा? R1। अब ये जो R1 है यही तो है वो R1। तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 36। आप कहेंगे कि जब 36 से मैंने a को डिवाइड करा तो कितने बार गया? 2 बार गया। तो 36 से 2 बार गया और शेषफल कितना बचा बेटा? 12 बना। तो 36 दूना 72 प्लस के 12 4 कितना आ गया? 84। क्या आ गया? 84 आ गया बेटा ए। अर्थात आप क्या करते हैं बेटा? जब 84 से b को डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 36 और जाता कितने बार है बेटा आपका? 3 बार। तो b की वैल्यू निकालेंगे 84 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 36। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अर्थात 84 और 8,288। तो ये तो आपका जेन्युइन तरीका है। नहीं तो आप ऑप्शन पकड़ें और उससे डिवाइड करें। अगर आप ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वही आपका आंसर हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ध्यान देना। आपके बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याओं का मैं से भाग विधि से द्वारा निकालने में अंतिम भाजक आपका 35 आता है तथा ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः 2, 2, 1 और 3 है। तो बताएं वो संख्याएं क्या है? बेटा ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में देना। 4 मैंने ऑप्शन दे रखे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग आंसर जरूर देंगे, जरूर देंगे। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पर बने रहते हैं तो 100% ये आपको सफल बनाएगा। क्लियरली सारे लॉजिक क्लियर करवाएंगे। मैं एक बिल्कुल छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक आपके क्वेश्चन को करवाता हूं। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, पहले चीजों को समझाना, फिर उस पर बेस इतने क्वेश्चन करवा देना कि जिससे आपके दिमाग में भर जाए। तो आज की क्लास को हम लोग बेटा यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं बेटा, धन्यवाद। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।